नमस्कार। हम लोग बेयर एक्ट की व्याख्या की कक्षा में उद्देशिका पर बात कर रहे हैं और अब तक हमने यह देखा है पिछले कुछ एक दो लेक्चर्स में कि हम उद्देशिका में दर्शन क्या है, अमूर्त कैसा दर्शन है, क्या है, कैसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और पिछली कक्षा में हमने बात की है कि आधिकारिक जवाबदेही का सिद्धांत कैसे सुनिश्चित होता है उद्देशिका से और कैसे हम उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं। और उद्देशिका का हमने ये संविधान का हमने जो अंगीकरण, जो अधिनियमन और आत्मार्पण किया है, उसका अर्थ क्या है और उसमें कैसे काम करते हैं। अब हम आज की कक्षा में हम लोग पहले बात करेंगे कुछ जो प्रतिबद्धताएं हैं उन पर बात करेंगे हम पहले एक एक करके। एक हो गया उद्देशिका में शामिल प्रतिबद्धताएं। एक तरफ है संप्रभुता, या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ संरचनात्मक और एक तरफ हो गई कार्यात्मक। संरचनात्मक हो गया, ये हो गया राज्य के स्वरूप से संबंधित, और यहां है राज्य के उद्देश्यों से संबंधित। राइट, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आ जाएगा संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और इधर हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो कुल मिलाकर 5 हमारे पास प्रतिबद्धताएं हैं उद्देशिका में। अलग अलग तरीके से हम इसको संरचनात्मक, कार्यात्मक रूप से देख सकते हैं। एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले संप्रभुता। सोवरेंटी है। हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। एक प्रकार का अधिकार है, या किसी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी राष्ट्र का एक अधिकार है जो अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निर्णयन की स्वतंत्रता में प्रदर्शित होती है। यही परिभाषा लिखी जा सकती है कि संप्रभुता अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित किसी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र का एक ऐसा अधिकार है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ निर्णयन की स्वतंत्रता में भी अभिव्यक्त होती है। इस रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब संप्रभुता कई तरह की हो सकती है, जो उद्देशिका में हालांकि उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम संप्रभुता की समझ विकसित कर सकते हैं अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व की बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। तब एक हो गई बाह्य, एक्सटर्नल, एक है
आंतरिक, इंटरनल, दूसरी है विधिक या संसदीय, लीगल या पार्लियामेंट्री, और चौथा है राजनीतिक या लोकप्रिय। पॉलिटिकल और पॉपुलर, ये चार तरह की संप्रभुता हम इस रूप में देख सकते हैं। एक बाह्य है, एक आंतरिक है, एक संसदीय या विधिक है, और एक राजनीतिक या लोकप्रिय संप्रभुता है। राइट। अब यह जो बाह्य है, यह किसके लिए है? यह किसी राष्ट्र की संप्रभुता है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कह सकता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। इस तरह की जो संप्रभुता होगी उसको बाह्य संप्रभुता कहेंगे। अर्थात राष्ट्र के स्तर की यह संप्रभुता है, राष्ट्र की संप्रभुता, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होती है। राइट। जिसमें राष्ट्र जो है वह अपनी बात कहने और अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक जो संप्रभुता है वो किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर किसी संस्था या राजनीतिक इकाई में निहित, जैसे कहीं पर संसद में हो सकती है, कहीं पर जनता में हो सकती है। भारत में जनता संप्रभु है तो भारत की आंतरिक संप्रभुता कहेंगे कि जनता में निहित है। अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन की आंतरिक संप्रभुता संसद में निहित है। तीसरा लिखना है विधिक और संसदीय। इसका मतलब होता है कानून के तहत संसद को दी गई संप्रभुता है जो ब्रिटेन में है। स्पष्ट रूप से भारत में क्या है कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन संसद को कानून बनाने की संप्रभु शक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात कानून बनाने तक में न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अनुच्छेद 121-22 में यह स्पष्ट रूप 122 में स्पष्ट रूप से लिखा है यह कि न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप नहीं होगा संसद की कार्यवाहियों में। अर्थात संसद जब कानून बना रही है उस समय तक हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भले हम उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन करा के हम उस कानून को निरस्त कर दें, लेकिन जिस समय तक वह कानून बना रही है उस समय तक हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रावधान है भारत में, जिसको कहा जाएगा कि भारत में संसद संप्रभु तो नहीं है, लेकिन उसको विधि निर्माण के लिए संप्रभु शक्तियां अवश्य दी गई हैं। जबकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और वहां न्यायिक पुनर्विलोकन का वह प्रावधान उस रूप में, जटिल रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में अमेरिका और भारत में प्रचलित है। और चौथी जो संप्रभुता का प्रकार है वह राजनीतिक और लोकप्रिय है, जिसका मतलब होता है जनता में निहित संप्रभुता। तो भारत की जो जनता है वह एक राजनीतिक इकाई है और उस इकाई में संप्रभुता निहित है जनता की, जिसकी अभिव्यक्ति होती है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग जहां लिखा है वही सिद्ध करता है कि भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होगी। और उसी रूप में हम
इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यह तो हो गई संप्रभुता की भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत के अंदर सीमा के भीतर जनता एक राजनीतिक इकाई है, उसको संप्रभुता है जो राजनीतिक और लोकप्रिय संप्रभुता है। संसद को संप्रभु शक्तियां प्राप्त हैं, भले वो संप्रभु संस्था नहीं है ब्रिटेन की भांति, लेकिन विधि निर्माण के लिए उसको संप्रभु शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जा सकता है, जिसका उल्लेख उद्देशिका में है। दूसरी जो प्रतिबद्धता है वह समाजवादी है। सोशलिस्ट। अब इसमें इसके आयाम है दो। अनुच्छेद 39B संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व, और अनुच्छेद 39C है उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक। ये दो उसके सैद्धांतिक पक्ष हैं। अब एक त्रिकोणीय ढांचा अगर हम देखें तो भारत में समाजवाद लोकतंत्र से जुड़ा है, और लोकतंत्र में जनता की सहमति सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और लोकतंत्र में ही अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से राज्य की शक्तियों की सीमा तय होती है। अर्थात संविधानवादी होता है लोकतांत्रिक राष्ट्र कि सरकार की शक्तियों की सीमा तय की जाती है, जनता की सहमति ली जाती है, और तीसरा कि अगर हमारे यहाँ समाजवाद है तो समूहवादिता का उल्लेख करता है, चूंकि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व है। तो एक त्रिकोणीय व्यवस्था से हम भारत में समाजवाद को समझ सकते हैं आसानी से। यहां पर है सहमति, कंसेंट, यहां है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और यहां है समूहवाद कलेक्टिविज्म। तो कलेक्टिविज्म में यह हो गया, संविधानवाद का मतलब हो गया राज्य की शक्तियों का परिसीमन, स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के उद्देश्य से, और यहां है जनता के स्वतंत्र विचार। तो इस रूप में भारत का जो समाजवाद है, भारत का समाजवाद कहां पर दिख रहा है हमें कि समाजवाद लोकतंत्र से जुड़ता है, और लोकतंत्र के दो पक्ष इसमें दिखाई दे रहे हैं, कंसेंट भी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी, और उधर हमारे पास दिखाई दे रहा है समूहवाद। तो इस रूप में हम समाजवाद को समझ सकते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार पर, और उसको अगर हम जोड़ें 39B और C से तो हम इसकी व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं। राइट। अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा जो हमारे पास जो प्रतिबद्धताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, उसके बाद फिर जो कार्यात्मक है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।